हेलो बच्चों, आप सभी का आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर से हम एक शानदार जानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम आरबीएससी 2025 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, रिमेनिंग पोर्शन। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड सेक्शन। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक या एक से दो पंक्ति में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जब दो आवेश हों, दो आवेश परिमाण में समान, प्रकृति में असमान, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या कहा? जब दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में असमान, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? P इक्वल टू प्लस माइनस क्यू इंटू 2L। बहुत अच्छा, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब अगर आपको यहाँ पे धारिता की बात करनी है तो देखिए, ये दोनों तो कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों आप देखेंगे कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े गए हैं दोनों। ये एक और दो को समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो सूत्र होता है सी तुल्य का, C1 प्लस C2 क्या होता है? C1 प्लस C2, C1 एक हो गया, C2 दो हो गया, जोड़ दो दोनों को, 3 पिको फेरड। कितना है? 3 पिको फेरड। और 3 पिको फेरड 6 के साथ कैसे जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में। तो ये हमने कर दिया इनका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कर दिया? श्रेणी क्रम संयोजन। 6 पिको फेरड और 3 पिको फेरड। तो तुल्य धारिता क्या आ जाएगी? सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है, और सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से लिखा, C1 कितना है? 6, C2 3, C1 प्लस C2 6 प्लस 3 9, 6 इंटू 3 अपॉन 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो आंसर 2 पिको फेरड। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। कैसे बनता है एक बार बता देते हैं आपको। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसका हमने लिया था एलसीएम C1 C2, और यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2, या मतलब C2 प्लस C1। C2 प्लस C1 को C1 प्लस C2 लिखा जा सकता है। तो ये 1/C इक्विवेलेंट है, और C इक्विवेलेंट बन जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है? दिए गए चित्र में गलत चुंबकीय रेखाएं दर्शाई गई हैं, पहचानिए इनमें से क्या गलती है। तो बहुत सिंपल, बहुत सरल। इनमें क्या गलती है? दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यही गलती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, याद रखिए। अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ऐसा संभव नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में दोलन हेतु चुंबकीय आघूर्ण M वाली चुंबकीय सुई पर उत्पन्न बल आघूर्ण। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण टो बराबर mb साइन थीटा, और विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण टो बराबर pe साइन थीटा। आपने दोनों सूत्र पढ़े हैं, दोनों ही इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा? टो इक्वल टू mb साइन थीटा। लेकिन अगर यही विद्युत क्षेत्र में पूछ लेते तो आता टो इक्वल टू pe साइन थीटा। याद रखिए, दोनों फॉर्मूले काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ का आंसर कौन सा होने वाला है? टो बराबर mb साइन थीटा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की बात की गई है। समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है? कह रहा है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक चुंबक कुंडली की ओर लाया जा रहा है। ये चुंबक कुंडली की ओर लाया जा रहा है। परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा होगी। तो परिपथ में धारा किस दिशा में बनेगी, आपको ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए, जब चुंबक के एस ध्रुव को कुंडली के तल की ओर लाएंगे तो लेंज का नियम क्या कहता है? उस कारण का अपोज करेगी, उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो एस के पास आने का विरोध करेगी। और कब करेगी? तो ये यहाँ पे कैसा ध्रुव बनना चाहिए? एस ध्रुव बनना चाहिए। अगर ये ध्रुव एस ध्रुव बनता है तो धारा कैसी चलनी चाहिए? क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। और क्लॉकवाइज धारा कैसे चलेगी? ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरह से चलेगी धारा। ये क्लॉकवाइज धारा हो गई, ये क्लॉकवाइज हो गई। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि परिपथ में धारा किस दिशा में होगी, तो आंसर आएगा क्लॉकवाइज। क्या आंसर आएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज आंसर आएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि एकल झिल्ली विवर्तन प्रयोग में फ्रिंजों द्वारा उत्पन्न तीव्रता वितरण का चित्र बनाइए। अब तीव्रता वितरण का चित्र बनाना है फ्रिंज के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? एकल झिर्री प्रयोग है। ये कौन सा प्रयोग है? एकल झिर्री प्रयोग। और एकल झिर्री प्रयोग में जो केंद्रीय फ्रिंज बनती है वो अधिकतम तीव्रता की, वो सबसे चौड़ी फ्रिंज बनती है, अधिकतम तीव्रता की चौड़ी फ्रिंज। उसके बाद तीव्रता क्रमशः घटती जाती है, क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण का पालन नहीं करते हैं। तो ये एकल झिर्री प्रयोग में इस टाइप का आपका ग्राफ बन जाएगा।
लेकिन अगर ये दो जदि प्रयोग होता है, YDSE होता है, यंग का द्विसलिट प्रयोग होता, तो इन सबकी तीव्रताएं समान आती। लेकिन यहाँ पे एकल जदि पूछा था, तो एकल जदि प्रयोग में केंद्रीय तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद तीव्रताओं का मान कम होता जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया बोर के परमाणु मॉडल की कोई एक सीमा लिखिए। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है? ऐसे स्पीसीज के लिए, ऐसे परमाणुओं के लिए, ऐसे परमाणु के लिए सत्य है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही कहा गया है कि परमाणु का बोर मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सत्य है, जैसे H, He+, Li2+, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये बोर मॉडल का क्या है? दोष है। तो हमें यहाँ पे कहा गया है सीमा बताइए, तो ये बोर मॉडल की सीमा हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है? अब देखिए, आपने दो प्रोसेस पढ़ी हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन की बात करने वाले हैं। तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ये लिखा है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। लेकिन जब दो बड़े बड़े नाभिक तोड़ टूट कर छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण करते हैं, लगभग समान द्रव्यमान वाले फ्रेगमेंट में या नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ओके, तो यहाँ पे पूछा था नाभिकीय संलयन। संलयन से आपका क्या अभिप्राय है? तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। समझ आया? चलिए अगले पर चलते हैं। पूछ रहे हैं एक पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक 22 में VI अभिलाक्षणिक वक्रों के अध्ययन के प्रायोगिक परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। अब पीएन संधि डायोड है तो ये चाहिए, आपने क्या क्या जोड़ते हैं उसमें? अग्रवाइज दिशा में आपको पता धारा किस कोटि की होती है? जल्दी बताइए। मिली एम्पियर। पश्चिम में माइक्रो एम्पियर। तो अग्र में अगर मिली एम्पियर है तो एक मिली एम्पियर धारा मापने के लिए मिलीमीटर चाहिए और एक वोल्ट मीटर चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक पीएन संधि डायोड हो गया, इसके समांतर में एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया और आपने एक मिलीमीटर जोड़ दिया, यहाँ पे परिवर्ती वोल्टता जोड़ दी। इस तरह का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। क्या करना है? वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जोड़ते हैं? जल्दी बताइए। तो वोल्ट मीटर हमेशा जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ये देखिए वोल्ट मीटर समांतर में है डायोड के। ये मिलीमीटर जोड़ दिया, ये वोल्टेज परिवर्तित करने के लिए परिवर्ती बैटरी जोड़ दी। तो ये आपका आंसर आएगा एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिलाक्षणिक वक्र का प्रायोगिक डायग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहे हैं अपवर्तन के स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल ने क्या कहा था? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है और उस नियतांक को आप क्या कहने वाले हैं? अपवर्तनांक कहने वाले हैं। तो इसको अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये स्नेल का नियम हो गया। एक नंबर में आप इतना भी लिखें म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर तो भी सफिशियंट है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में कहा गया एक अनंत रेखीय आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रहा है? 4.5 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। इस रेखीय आवेश घनत्व की गणना करनी है, मतलब सिग्मा का मान बताना है कि रेखीय सॉरी सिग्मा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा? लेमडा। लेमडा की गणना करनी है। कितनी दूरी पर करनी है? तो आपसे कहेंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है। सेंटीमीटर को बदल लीजिए मीटर में। ये बात समझ आई? चलिए रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र लगाते हैं। E इक्वल टू, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है रेखा आवेश के कारण? E इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर। ये फॉर्मूला लिखा। चलिए E का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर E का मान हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की घात 4 इज इक्वल टू 2k मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2k लेमडा। लेमडा कैलकुलेट करना है अपॉन आर। आर क्या आने वाला है? 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। बहुत बढ़िया। इन सबको आगे सिंपलीफाई करते हैं और फाइनल आंसर तक जाते हैं। +4 से ये कट गया 10 की पावर 5। ठीक है, 9 से कैंसिल किया तो 9 5 जा 45 0.5। इसका करिए इधर मल्टीप्लाई तो यह जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू लेमडा। क्या ये 2 से 2 कैंसिल? लेमडा की वैल्यू चाहिए
तो लेमडा इक्वल टू 10 टू दी पावर -2, लेमडा इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 अपॉन में कितना आएगा 10 टू दी पावर 5। और अगर ये 5 ऊपर गया तो लेमडा की वैल्यू क्या बनने वाली है 10 टू दी पावर -7, कितनी बनेगी 10 टू दी पावर -7 कूलाम पर मीटर। ये आंसर क्लियर हुआ क्या आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए समझते हैं बात को। ये आपके पास एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर हमने पॉलिश किया हुआ है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु कहाँ रखी है 20 सेंटीमीटर की, वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर मतलब आर आपका 20 सेंटीमीटर है। बट यहाँ पे -20 लिखना पड़ेगा क्योंकि आर को विपरीत दिशा में नापेंगे। ये आपतित प्रकाश किरण, ये ध्रुव से दूरी विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। तो F कितना आएगा, F इक्वल टू R/2, R मतलब -20/2, तो F की वैल्यू क्या बनेगी -10 सेंटीमीटर। चलिए F आ गया। अब आपसे कह रहे हैं अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु कहाँ रखी है 15 सेंटीमीटर पर रखी है, तो U बराबर कितना -15 सेंटीमीटर। चलिए अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये समझ आया क्या? वैल्यू डालते हैं 1/f, f बोले तो -10 इक्वल टू 1/u, u मतलब -15 प्लस 1/v। इसको इधर लाएंगे तो -1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। ये समझ आया क्या? बहुत अच्छा। चलिए आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/v इक्वल टू -1/10 और प्लस 1/15। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 15 एलसीएम आ गया, 15 एलसीएम आ गया। ओके सॉरी 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, 30 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये कितना आएगा -1/30। ये 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या आएगी -30 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं प्लस क्यू आवेश, बिंदु आवेश प्लस क्यू से r दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। क्या करना है आपको? r दूरी पर क्या बताना है? विभव बताना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने कहा कि माना एक बिंदु O जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव बताना है। बिंदु P से कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु को ले लिया A, और यहां से dx दूरी पर एक बिंदु B हो गया, ये dx दूरी हो गई। यहाँ पर अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी पर कोई एक आवेश रखा हुआ है Q0। अब Q0 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाए। जब अनंत पर होगा तो कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि बल का सूत्र क्या होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R²। R का मान इन्फिनिटी है और R का मान इन्फिनिटी डालोगे तो बल का मान 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको B पर रखोगे तो ये प्लस कैपिटल Q आवेश, ये दूरी हमने क्या कह दी x है। जैसे ही इन दोनों में बल लगेगा तो इसको इधर क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, और कितने बल से करने वाला है F से। लेकिन आपको कहाँ ले जाना है इसको? B से A की तरफ ले जाना है, मतलब विपरीत दिशा में ले जाना है, तो विस्थापन जो है विपरीत हो जाएगा। तो पहले बल का मान लिखते हैं, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R² मतलब x²। अब देखिए इस Q0 आवेश को बिंदु B से A ले जा रहे हैं, मतलब स्थिर वैद्युत बल के विपरीत ले जा रहे हैं, और विपरीत ले जा रहे हैं तो किया गया कार्य dw बराबर f dx cos 180। क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है तो थीटा यहाँ पे कितना बनने वाला है 180 डिग्री बनने वाला है। cos 180 का मान -1, f का मान पुट कर देंगे तो dw का मान क्या आने वाला है? dw का मान आ जाएगा -f dx। चलिए f का मान रख लेते हैं, तो किया गया कार्य आ जाएगा dw बराबर -f क्या आएगा? तो f आएगा -k Q0 कैपिटल Q अपॉन x² dx। चलिए दोनों तरफ करते हैं हम इसका क्या समाकलन, और जब आप यहाँ पे दोनों तरफ समाकलन करोगे तो जब किया गया कार्य 0 है
तो आवेश आपका अनंत पर रखा हुआ है। जब किया गया कार्य W है तो आवेश आपका R दूरी पर आ जाएगा। देखो अनंत से R दूरी पर ये दूरी हो गई R। समझ आया क्या? इतना क्लियर है? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। dw का समाकलन W लिमिट 0 से लेके W, ये क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे देखते हैं। माइनस के क्यू नॉट कैपिटल Q, और इसको हम क्या लिखने वाले हैं? इन्फिनिटी से लेके R 1/x² dx। बहुत अच्छा। dw का समाकलन W माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा W माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस का K क्यू नॉट कैपिटल Q। ये ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी बनने वाली है? -2। तो इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, और लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से लेके R। dw माइनस 0 W माइनस के क्यू नॉट कैपिटल Q, और इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी से R। ठीक है, समझ आया? चलिए W बराबर माइनस के क्यू नॉट कैपिटल Q, x की पावर -1 अपॉन -1, और ये बनेगा इन्फिनिटी से R। ये माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो क्या बना? W इक्वल टू के क्यू नॉट Q, तो हम लिखेंगे यहाँ पे W इक्वल टू के क्यू नॉट कैपिटल Q इन द ब्रैकेट। क्या आएगा यहाँ से? 1 अपॉन x। एक मिनट सॉरी, यहाँ से क्या आएगा आपका? 1 अपॉन के क्यू नॉट Q, और x की पावर -1 को प्लस करना है तो क्या लिखने वाले हैं? जल्दी बताइए। 1 अपॉन x, तो हमने लिखा है इसको 1 अपॉन x इन्फिनिटी से R। चलिए लिमिट डाल देते हैं, तो W इक्वल टू के क्यू नॉट कैपिटल Q 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, तो कार्य आ गया के क्यू नॉट Q अपॉन R। समझ आया क्या? विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है? कि इकाई आवेश को अनंत से किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव। W का मान रखेंगे के क्यू नॉट कैपिटल Q अपॉन R इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो विभव क्या आ गया? के क्यू अपॉन R। दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? R1 तथा R2 त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां समाक्षीय रखी गई हैं तथा दोनों के केंद्र समपाती हैं। R1 लेस देन R2 है। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। क्या करना है इस व्यवस्था के लिए? अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं चीजों को। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? हमारे पास एक ये कुंडली हो गई जिसका केंद्र, ये दूरी हो गई R1, सॉरी R1 लेस देन R2, ठीक है। दूसरी ये हो गई, ये हो जाएगा आपका कितना? R2। ये हो गया कितना? R1। दूसरा कितना हो गया? R2। जब भी ये स्थिति बने तो आप हमेशा बाहर वाली कुंडली में धारा प्रवाहित करें। तो हमने इसमें से I2 धारा प्रवाहित कर ली, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो ये आ गया म्यू नॉट I2 अपॉन 2R। R का मतलब 2R2। अब देखिए, पहले में धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसका चुंबकीय क्षेत्र पहली वाली कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करेगा। तो कितना फ्लक्स परिवर्तन हुआ? तो आपको लिखना चाहिए φ2 बराबर B2A, सॉरी φ1, किसके? पहली वाली के फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं ना हम, तो हमको लिखना है φ1। क्या लिखना है? φ1 बराबर B2 इंटू ए किसका? पहली वाली का, तो A1। B2 का मान रखिए, तो φ1 बराबर B2 कितना है? म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 इंटू A1 का मतलब एरिया कितना है A1 का? तो A1 आएगा πr², तो πr1²। I2 को अपॉन में लाओ तो φ1 अपॉन I2 बन जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट πr1² अपॉन 2R2। और φ1 अपॉन I2 क्या आएगा? अननोन प्रेरण गुणांक m, तो m बराबर क्या बनेगा? ये m बराबर म्यू नॉट πr1 अपॉन 2R2। क्या बना? म्यू नॉट πr1 अपॉन 2R2। देखिए ये आंसर है। V2 निकाला, म्यू नॉट πr1 अपॉन 2R2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है क्या? ओके, इस तरह से हमको क्या करना था? इसका कैलकुलेशन करना था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई दो अभिलक्षण पूछे थे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई दो गुण लिखिए, अभिलक्षण लिखिए। तो पहला क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें के प्रगमन के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं, लेकिन माध्यम वायु या निर्वात होना चाहिए। तो इसी तरह से कोई भी आप दो गुण लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है विद्युत चुम्बकीय तरंगें केवल त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, और दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया था ये। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश वायु की से जल की सतह पर आपतित होता है। वायु से जल में, वायु से जल में मतलब कैसे जा रहा है प्रकाश? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होता है। आपतित प्रकाश की चाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तनांक आपको दिया गया था, आवृत्ति ज्ञात करना है। अब जब भी हम अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन में प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही कहा गया है प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। लेकिन आपको अपवर्तनांक देके प्रकाश की चाल पूछ ली थी, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, म्यू इक्वल टू वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। म्यू कितना है? 4/3। सी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वीएम। वीएम को उधर लिखिए तो यह आ जाएगा वीएम बराबर कितना आ जाएगा? 3 × 10⁸ अपॉन 4/3, 4/3। 3 ये तीसरे रेशो में है, थर्ड रेशो में है, इसको ऊपर लिखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 × 10⁸ अपॉन 4 डिवाइड लगाइए 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। खत्म। बहुत सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा था। अगर आप देखेंगे तो ये सॉल्यूशन है 2.25 10⁸ इस तरह से हमको सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं हाइगन सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए। हाइगन के सिद्धांत का उपयोग करना है और किसको समझाना है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एक अपवर्तक सतह ले ली हमने, कोई भी ए बी मान लो ये सतह को। इस ए बी अपवर्तक सतह पर हमने क्या किया, एक तरंगदैर्घ्य आपतित करवाया यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, सतह का नाम दे देते हैं हम क्या, पी क्यू। पी क्यू ये सतह का नाम हो गया, अपवर्तक सतह। ये ए बी एक तरंगदैर्घ्य है जो आपतन कोण आई पर आपतित होता है, ये ए बी तरंगदैर्घ्य हो गया। अब हाइगन का सिद्धांत क्या कहता है कि हाइगन के तरंगदैर्घ्य के सिद्धांत के अनुसार या हाइगन के सिद्धांत के अनुसार तरंगदैर्घ्य पर स्थित प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत के भांति कार्य करता है और ये द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न कर सकता है। तो द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मेशन होता है, जो तरंगदैर्घ्य का निर्माण होता है, वो कैसे होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो तरंगदैर्घ्य की सतह के लंबवत चलती हैं। तो यहाँ पे बी पर जो एक बिंदु स्रोत है वो एक नए प्रकाश स्रोत के भांति कार्य करता है। एक कणिका है वो प्रकाश स्रोत के भांति कार्य करता है और डेल्टा टी टाइम में वो C1 डेल्टा टी दूरी तय करता है, C1 डेल्टा टी, और यहाँ पर बी डैश या ए डैश पर आपतित होता है, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु ए से चलने वाली द्वितीय कणिका, यहाँ पे एक कणिका उपस्थित है जो भी डेल्टा टी टाइम में C2 डेल्टा टी दूरी तय करेगी। क्योंकि हमने कह दिया ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है तो प्रकाश का वेग बदल जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे C2 डेल्टा टी का क्या लिया, हमने त्रिज्या लिया और ए को केंद्र लिया और यहाँ पे एक चाप लगा दिया, इस तरह से ये चाप लगा दिया। और चाप लगाने के बाद हमने इस पर एक टेंजेंट बनाया, एक स्पर्श रेखा बना दी इस पर, इस तरह से। और स्पर्श रेखा बनाने के बाद ये अभिलंब था, ये इस तरह से मिला दिया यहाँ पे। तो जो जो तरंगदैर्घ्य है वो इस तरह से आगे की तरफ चलता जाएगा, इस तरह से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। ये बनाना था आपको यहाँ पे डायग्राम, और ये दूरी C2 डेल्टा टी आ जाती है।
ये आई है और ये कोण कितना है आर, यहाँ पे एक अपवर्तन कोण बन जाता। तो चलिए इसको आगे अच्छे से और समझते हैं। ये बनाया गया है, कह रहे हैं विरल माध्यम C1 और C2 दो माध्यमों को क्या करता है, विभाजित करता है। ये ए बी एक क्या है हमारा, यहाँ पे ए बी तरंगदैर्घ्य है, या हम कह सकते हैं कि ए बी तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है, जो इस सतह पर आपतित हो रहा है, अपवर्तक सतह पर आपतित हो रहा है। यहाँ पे प्रत्येक कणिका एक नए प्रकाश स्रोत के भांति कार्य कर रही है, जो द्वितीय तरंगाग्र को उत्पन्न करेगी। तो यहाँ से C1 डेल्टा टी इसने दूरी तय करी और बिंदु ए पर, यहाँ पे अपवर्तक सतह के बिंदु ए पर टकराता है, ये अपवर्तन हो गया। इसी प्रकार बिंदु बी पर उपस्थित द्वितीय कणिका भी, ये बिंदु बी पर उपस्थित कणिका एक नए प्रकाश स्रोत के भांति कार्य करेगी और ये भी क्या करेगी, द्वितीय तरंगाग्र को उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पे C2 डेल्टा टी दूरी तय करी और इसने 1 डैश 2 डैश 3 डैश की दिशा में ये आगे बढ़ेगा। तो ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर, ये हमको प्रूफ करना है यहाँ पे कि इस अपवर्तन के नियम का पालन करता है। तो एक त्रिभुज लिया हमने, समकोण त्रिभुज बी ए डैश, तो कह रहे हैं, या आप ले लो ए डैश ए बी, कुछ भी ले सकते हो, बस समकोण बीच में आना चाहिए। तो हमने लिखा है यहाँ पे ए डैश ए बी। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो C1 डेल्टा टी या ए डैश बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए डैश बी, ये कर्ण हो गया, वैल्यू डाल दी C1 डेल्टा टी अपॉन ए डैश बी। नीचे ये वाला हमने लिया ए डैश बी, समकोण त्रिभुज ए डैश बी, तो देखो ए डैश बी। अब यहाँ पे कोण क्या है आर, तो साइन आर को लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब बी डैश, और बी डैश C2 डेल्टा टी है, बी डैश क्या है C2 डेल्टा टी। तो हमने यहाँ पे बी डैश को C2 डेल्टा टी लिख दिया। देखिए ये C2 डेल्टा टी आपको दिख रहा होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा इसको C2 डेल्टा टी अपॉन कर्ण ए डैश बी डैश। समीकरण 1 और 2 का भाग कर दिया, साइन आई अपॉन साइन आर, C1 डेल्टा टी अपॉन ए डैश बी डैश और C2 डेल्टा टी अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। प्रकाश का वेग एक माध्यम में बटे प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कहलाता है, तो म्यू बन गया, ये C1 बाय C2 क्या बन गया म्यू, और म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर, ये स्नेल का नियम होता है। तो हमने तरंगाग्र के सिद्धांत से, हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के लिए हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा की त्रिज्या एवं इसके इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की गणना कीजिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है, वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं तो वृत्तीय गति के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की, और अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो ये अभिकेंद्रीय बल नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। तो यही कहा गया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं एवं वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल से प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए समझते हैं। अब आपको क्या करना है, स्थिर कक्षा की त्रिज्या बतानी है और ऊर्जा बतानी है। चलिए समझते हैं चीजों को। ये नाभिक हो गया, और नाभिक का किसके लिए बतानी है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आपको बतानी है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, सॉरी किसके लिए बतानी है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बतानी है। और अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए बतानी है तो देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु का आवेश। इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन 1H1 एक ऐसा तत्व है जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, +E। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कक्षा में गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया E, ये nवे कक्षा की त्रिज्या हो गई Rn और वेग हो गया Vn। अब हमने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो इसको कौन से बल की आवश्यकता, अभिकेंद्रीय बल की, जो स्थिर विद्युत बल से मिलेगा। तो साम्य अवस्था में स्थिर विद्युत बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो गया। स्थिर विद्युत बल क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², और अभिकेंद्रीय बल mv²/r, Rn से Rn कट गया, तो Ke² अपॉन Rn इक्वल टू mvn²। यहाँ से त्रिज्या निकाल दी, Rn को इधर भेज दो, Rn को इधर भेज दो और Vn को अपॉन में, तो Rn इक्वल टू Ke² अपॉन mvn, और K का मतलब होता है 1/4πε0 E² अपॉन mvn। ये आ गई आपकी nवी कक्षा की त्रिज्या। चलिए
गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा आपकी क्या होती है, हाफ mvn²। और mvn को यहां से ke²/rn लिखा जा सकता है, तो k 1/2 लिखा। mvn² की जगह क्या लिखा, बताइए, mvn² की जगह क्या लिखा, ke²/rn। तो ये आपने ke²/rn डाल दिया, गुणा किया तो ke²/2rn। के का मान भी रख सकते हो आप, के का मान क्या होता है 1/4πε0, तो आ जाएगा e²/8πε0rn। बट इतना भी ठीक है क्योंकि हमको कुल ऊर्जा बतानी है। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं यहाँ पे, ये तो गतिज ऊर्जा आ गई। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आवेशों के लिए, k q1 q2/r, k q1 q2/r। अब ऊर्जा एक अदिश राशि है और अदिश में जब भी हम मान रखेंगे तो चिन्ह भी रखेंगे, परिमाण भी रखेंगे। तो k q1 मतलब नाभिक का आवेश प्लस ई, q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई अपॉन आर एन, गुणा करेंगे तो माइनस ke²/rn। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होगा, और गतिज ऊर्जा हो गई ke²/2rn माइनस ke²/rn। एलसीएम ले लो तो 2rn आ गया, 2rn से 2rn गया, ke² माइनस rn से rn गया 2ke², घटाएंगे तो माइनस ke²/2rn। ये कुल ऊर्जा हो गई। के का मान जैसा मैंने बताया डाल सकते हो 1/4πε0 e²/2rn, गुणा करोगे तो माइनस e²/8πε0rn। ये हमने क्या किया, बोर के परमाणु मॉडल से कुल ऊर्जा, नाभिक की कक्षा की कुल ऊर्जा और त्रिज्या का ज्ञात किया। अब क्या पूछा गया अगले में, कह रहे हैं नाभिकीय बल से आपका क्या आश्रय है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में ग्राफ खींचिए। ठीक है, ग्राफ समझाइए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के फलन में ग्राफ खींचकर समझाइए, ये बताना था हमको। चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो नाभिकीय बल क्या होता है, एक ऐसा बल जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति के लिए उत्तरदायी होता है, या जो बल एक बहुत छोटे से आयतन में, आपने पढ़ा है नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, एक अति सूक्ष्म आयतन में न्यूक्लियंस को बांध के रखता है, ऐसे बल को हम कौन सा बल कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। तो आपको कहा गया है एक ऐसा बल जो नाभिक के अति सूक्ष्म आयतन में न्यूक्लियंस को बांध कर रखता है, तथा जिस बल के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, ऐसे बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। देखिए ये ग्राफ बना दिया हमने, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में इस तरह का ये ग्राफ बन जाएगा। देखिए ये पहला पीक, दूसरा पीक, तीसरा पीक, और इस तरह से हमने ग्राफ बनाया है। ग्राफ से कुछ बातें भी स्पष्ट होती हैं जिसको आपको बता दें कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो ग्राफ है वो हमेशा धनात्मक आएगा। मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है नाभिक की वो धनात्मक है, अर्थात नाभिक को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान, द्रव्यमान संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है प्रारंभ में, वैसे वैसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, और द्रव्यमान संख्या 56 के लिए बंधन ऊर्जा का मान सबसे अधिकतम होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। लेकिन द्रव्यमान संख्या का मान 170 से अधिक होने पर द्रव्यमान संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ेगा 170 से ज्यादा हो जाएगा तो इसमें तीव्रता से कमी होने लगती है। लेकिन जब द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पे नाभिक क्या करेगा, दो छोटे छोटे नाभिकों में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहेंगे। लेकिन अगर किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 10 से कम है तो ये भी अनस्टेबल की स्टेट में होता है, तो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। बात करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ऐसा पूछा गया है कि, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, चलिए बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट की। अगले सेगमेंट में आपसे ऐसा पूछा गया है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत रोधी एवं अर्धचालक पदार्थों को समझाइए। ऊर्जा बैंड के आधार पर बताना है आपको क्या, विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं और अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे बैंड थ्योरी आ गई, ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब हम इसको ऊर्जा में, और ये दो बैंड हो गए, इसको बोलते हैं संयोजकता बैंड और इसको बोलते हैं चालन बैंड। संयोजकता बैंड एक ऐसा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चालन बैंड एक ऐसा बैंड जिसमें संयोजकता बैंड से ऊर्जा प्राप्त करके मुक्त इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, उसको चालन बैंड कहते हैं। बात करते हैं विद्युत रोधी की। तो देखिए कुचालक भी बोल सकते हैं इसको, कि कुचालकों में संयोजकता बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है
और चालन बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉनों से खाली होता है, ऐसा दर्शाया गया आपको। लेकिन इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। ये बताया गया है कि इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी अधिक होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, तो कुचालकों में संयोजकता बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है एवं चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से खाली होता है, तथा चालन बैंड एवं संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अब आप क्या करेंगे, संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जब इनको बाहरी स्रोत से कोई ऊर्जा देंगे तो इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंच पाए। इसलिए जो कुचालक पदार्थ है उसके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि अर्धचालक जो हैं वो धारा का चालन नहीं करते हैं। लेकिन आगे बात करते हैं इसमें अर्धचालक के लिए। अर्धचालक में भी सेम प्रोसेस हो रही है कि संयोजकता बैंड तो इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है और चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से खाली होता है। प्रारंभ में यही स्थिति होती है, क्या? संयोजकता बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है और चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से खाली होता है, तथा संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, जो सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम होने के कारण जैसे जैसे तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में शिफ्ट होने लगते हैं। संयोजकता बैंड के जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां एक रिक्त स्थान बन जाता है जिसको हम होल कहते हैं। ये धनात्मक आवेश होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है जो ऋणात्मक आवेश होते हैं। ध्यान रखिए, संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन कभी भी विद्युत क्षेत्र के कारण नहीं जाएंगे, वो तापीय ऊर्जा के कारण जाएंगे, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो संयोजकता बैंड में होल और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आपस में गति करते हैं, इस कारण अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्धचालक में जो धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन एवं होल के दोनों के कारण होता है। इसलिए हम टोटल करंट इसमें I इक्वल टू IE प्लस IH लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमने इसको एक्सप्लेन किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर गैल्वेनोमीटर के शून्य विक्षेप के लिए किरचॉफ के नियम से संतुलन प्रबंध ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, P बाई क्यू बराबर R बाय S सिद्ध करके बताना है। क्या सिद्ध करना है? P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। चलिए देखिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आपका क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो शेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए, ये आपसे कहा गया है। चलिए बात करते हैं इसकी। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बना के गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप विधि। ये हमने इसका चित्र बनाया हुआ है। देखिए, एक प्रतिरोध P, ये Q, इधर ये R और ये S। यहां से हमने एक बिंदु लिया और यहां से एक सेल कनेक्ट कर दी कुंजी के, और ये इसको जोड़ दिया। यहां से धारा I प्रवाहित होगी। अच्छा, नाम दे देते हैं P Q R S। ये चार प्रतिरोधों को हमने व्हीटस्टोन सेतु में जोड़ दिया। किसको? P Q R S को। थोड़ा सा और अच्छे से देखने के लिए हम पहले इसको थोड़ा जूम कर देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। देखिए क्या क्या है ये, P Q R S नाम दे देंगे, A B C D, ये हमने नाम दे दिया A B C D, और यहाँ पे नाम दे दिया P Q R S। चलिए, जैसी कुंजी को ऑन करेंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, बिंदु A पर जाके धारा दो भागों में I1 और I2 में बढ़ जाएगी। अब यहाँ से इस बिंदु B पर गई तो गैल्वेनोमीटर में धारा IG जाएगी, इधर पे I1 माइनस IG जाएगी, और इधर से I2 आई, इस वाली ब्रांच से IG आई, और यहाँ पे दोनों धारा जुड़ जाएंगी तो I2 प्लस IG। बिंदु C पर दोनों धाराएं, यहाँ से I1 माइनस IG आई, इधर से I2 प्लस IG आई, तो इसमें से I धारा वापस आ जाएगी। किरचॉफ के नियम का प्रबंध आपको यहाँ पे लगाना है। चलिए समझ लेते हैं। तो हमने कहा बंद परिपथ ABDA में एक बंद परिपथ ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? ABDA। और अगर आपने ABDA बंद परिपथ लिया, हमने इसमें लगाया KVL, किरचॉफ का वोल्टता नियम, लूप का नियम लगा दिया दूसरा, सिग्मा B बराबर 0। इधर देखिए, A से जा रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? ABDA। AB
डी ए। तो ए से कहां चल रहे हैं हम? बी की तरफ चल रहे हैं। ए से अगर आप बी की तरफ चल रहे हो तो देखो धारा की दिशा में चल रहे हो, और किरचॉफ का नियम कहता है कि धारा की दिशा में आई आर का गुणनफल ऋणात्मक लेना चाहिए। तो देखिए आई वन पी, पी यहाँ पे प्रतिरोध है तो आई वन पी हो गया। ए से बी, अब बी से जाना है आपको डी पर, तो बी से डी फिर से धारा की दिशा में आई आर का गुणनफल ऋणात्मक तो माइनस आई जी इंटू जी, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी। डी से ए जाना है, विपरीत दिशा में जा रहे हो धारा के, तो आई आर का गुणनफल धनात्मक तो प्लस आई टू इंटू आर बराबर 0। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि धारा मापी की धारा शून्य लेनी है, गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य लेनी है, मतलब आई जी का मान 0 ले लिया। आई जी जैसे ही 0 डालोगे तो माइनस आई वन पी, ये 0 हो गया, प्लस आई टू आर इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस आई टू आर, माइनस से माइनस कट गया, तो आई वन पी इक्वल टू आई टू आर, एक समीकरण बन गया आपका। दूसरा परिपथ लेते हैं बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये बंद परिपथ ले रहे हैं। अब देखिए बी से सी धारा की दिशा में फिर से किरचॉफ का केवीएल लगाते हैं, और बी से सी जाएंगे तो देखिए धारा की दिशा में जब हम चलेंगे तो आई आर का गुणनफल माइनस लेंगे, तो माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, ये लिखा। सी पर गए, सी से डी पर जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो आई आर का गुणनफल धनात्मक लेना चाहिए, तो प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू एस। डी से बी जा रहे हैं और डी से बी जा रहे हैं, तो फिर से धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो आई आर का गुणनफल धनात्मक लेंगे, तो प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू 0। समझ लेते हैं चीजों को, आगे क्लियर करते हैं इसको। अब आपको कहा गया गैल्वेनोमीटर की धारा 0 है, तो आई जी को हमने 0 लिखा है। 0 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 डालेंगे जैसे ही, तो आई वन माइनस 0 इंटू क्यू, तो माइनस आई वन क्यू। आई जी को 0 लिखेंगे तो प्लस आई टू इंटू एस, और ये तो 0 हो गया बराबर 0। इसको पक्षांतर किया तो आई माइनस आई वन क्यू इक्वल टू माइनस आई टू एस, माइनस से माइनस कट गया तो आई वन क्यू इक्वल टू आई टू एस। समीकरण 1 और 2 का भाग लगा देते हैं। पहला समीकरण है आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इक्वल टू आई टू आर अपॉन आई टू एस। आई वन से आई वन गया, आई टू से आई टू गया, तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, ये प्रतिबद्ध आ गया किसका? व्हीटस्टोन सेतु का। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे कहा गया था, इसको भी देख लेते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या आश्रय है, और E1 E2 विद्युत वाहक बल के सेल का तुल्य ईएमएफ, तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करके बताना था। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये सेल का श्रेणी क्रम संयोजन है, और सेल के श्रेणी क्रम संयोजन में वापस से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस तरह से हमने बनाया डायग्राम। कैसे बनाया? बिंदु ए सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, आंतरिक प्रतिरोध सेकंड सेल प्लस माइनस और आंतरिक प्रतिरोध R2, ये बिंदु सी आ गया। सेल के श्रेणी क्रम संयोजन है, तो धारा का मान क्या रहने वाला है? समान रहने वाला है धारा का मान। अब आपको यहाँ पे तुल्य विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध की गणना करके बतानी है। समझते हैं चीजों को। देखिए पहला सेल जो है उसके धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोडों के मध्य टर्मिनल वोल्टता कितना होगी वो देखना है। तो देखो ए से बी, ये हम सेल की बात कर रहे हैं, ए से बी। और जब हम ए और बी सेल की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या? टर्मिनल वोल्टता। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो VA माइनस VB लिखना चाहिए, VAB। अब देखिए ये हाई पोटेंशियल, ये लो है, तो VA माइनस VB लिख सकते हैं, तो VA माइनस VB। और टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या होता है? E माइनस आई आर। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 ले रहे हैं, माइनस आई R1 ले रहे हैं। आगे अगर हम चलते हैं इसमें, तो देखिए ये क्या बना आपका? VAB इक्वल टू E1 माइनस आई R1, VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस आई R1, एक समीकरण। दूसरे सेल के टर्मिनल वोल्टता क्या आएगी? दूसरे सेल के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता, तो VBC इक्वल टू E2 माइनस आई और ये R2। इसको भी VBC को VB माइनस VC लिख सकते हैं, इक्वल टू E2 माइनस आई R2। ये दोनों समीकरण हमने बना दिए। अब क्या करना है? जो दो सेल हैं उनको दोनों को हटा देना है, प्रतिस्थापित करके एक सिंगल सेल लगाना है जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों के विद्युत वाहक बल के इक्विवेलेंट हो, और आंतरिक प्रतिरोध भी इक्विवेलेंट हो इनके, तो हमने लगा दिए E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता पता करते हैं, तो VA माइनस VC इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। करना क्या है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2, पहला वाला समीकरण देखिए VA माइनस VB, और दूसरा वाला देखिए VB माइनस VC। पहले वाले की बात करें तो E1 माइनस आई R1, और दूसरे वाले की बात करें तो E2 माइनस आई R2।
समझते हैं, वीवी से वीवी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, देखिए वी ए माइनस वी सी इक्वल टू E1 और प्लस E2, माइनस आई दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया R1 और यहाँ पे बच गया R2। इसको कंपेयर कर देते हैं, समीकरण 3 और 4 को आपस में तुलना कर देते हैं, इनकी तुलना करेंगे तो देखिए वी ए माइनस वी सी की जगह यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट की जगह लिख रहा है E1 प्लस E2 और यहाँ पे आई और आर इक्विवेलेंट की जगह लिख रहा है R1 प्लस R2। तो ई इक्विवेलेंट क्या लिखना चाहिए, E1 प्लस E2 आ गया तुल्य विद्युत भागफल, और आर इक्विवेलेंट को क्या लिखना चाहिए, R1 प्लस R2। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या गया कहा गया है क्वेश्चन में, कह रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का नियम, किसी बंद चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है, ये एम्पियर का नियम। एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्या अथवा में पूछेंगे, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, एक विद्युत धारावाही पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं चीजों को। कह रहे हैं पहले एम्पियर का परिपथीय नियम की चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं इस नियम के अनुसार किसी बंद चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। समझ आया? आगे चलते हैं। और जब अगर आगे सोल्व करेंगे हम, तो हमने क्या कहा कि मान लो एक अनंत लंबाई का रेखीय तार है, इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे इससे धारा प्रवाहित होगी तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा तो देखियो राइट हैंड रूल लगाते हैं, धारा की दिशा अंगूठा बताएगा और जिस दिशा में भी उंगलियां मुड़ेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, मतलब इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं इस एम्पियरियन लूप में। इस लूप को बोलते हैं एम्पियरियन लूप, इसमें लगाते हैं एम्पियर का नियम। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई। सिग्मा आई है बंद परिपथ से प्रवाहित या एम्पियरियन लूप से प्रवाहित कुल धारा, तो सिग्मा आई का मान आपको आई लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा आई, तो म्यू नॉट आई। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने के लिए यहाँ पे एक पी क्यू अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया आपने पी क्यू डीएल लंबाई का। और ये नियम क्या कहता है कि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके स्पर्श रेखीय होगी। तो देखो इस बिंदु पर स्पर्श रेखीय ऐसे होगी, तो इस तरह से स्पर्श रेखीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर हो गया दोनों, और दोनों बी डॉट डीएल में कोण कितना बना, 0 डिग्री। तो डॉट हटाएंगे तो बी डीएल cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। सिग्मा आई को आपने आई लिख दिया। तो देखिए cos 0 का मान अगर 1 हो गया तो बी कांस्टेंट है, रेखीय समाकलन डीएल का कर देंगे बराबर म्यू नॉट इंटू आई। डीएल का रेखीय समाकलन कैसा लूप बन रहा है, एक बंद लूप बन रहा है। रेखीय समाकलन करने पर 2 पाई आर आ जाएगा म्यू नॉट आई। तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई रेखा आवेश के कारण। क्लियर है? चलिए दूसरा बायो सेवर्ट का नियम पूछा था। तो बायो सेवर्ट के नियम अगर हम लिखें तो अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट का नियम लिखते हैं। तो हमने ऐसा मान लिया कि ए भी एक धारावाही चालक है जिसमें धारा ए से बी की तरफ प्रवाहित हो रही है, इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर पी क्यू एक छोटा सा डीएल लंबाई का एक अल्पांश ले लिया, इससे आर दूरी पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, कोई राइट हैंड रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस आने वाली है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जिसका मान होगा डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहे थे कि धारावाही पाश के कारण उसके अक्ष पर एक्स दूरी पर कोई बिंदु है जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके बतानी है। तो ये समझना है हमको, बात कर लेते हैं इसकी। चलिए देखिए क्या है ये हमने कहा कि एक धारावाही पाश है जिसमें आई धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होती है, वामावर्त प्रवाहित हो रही है। चलिए बहुत अच्छा। तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो आपको इसके x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो ज्ञात करने के लिए इसकी त्रिज्या हो गई r, केंद्र हो गया O। अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए है हमने क्या किया, इस धारावाही पाश की सतह पर AB और CD, AB CD दो डीएल लंबाई के अल्पांश ले लिए।
कौन कौन से लिए? एक तो लिया ए बी और दूसरा अल्पांश क्या हो गया? सी डी। देखिए थोड़ा सा और जूम करके बता देते हैं इसको। ये दो अल्पांश हो गए, कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया ए बी और एक हो गया सी डी। ये दो अल्पांश हो गए ए बी और ये दूसरा हो गया सी डी। ठीक है, इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब देखिए ए बी अल्पांश को हमने इससे मिला दिया बिंदु पी को, और सी डी को भी मिला दिया बिंदु पी पर। ये दूरी हो गई x, ये होगी r, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम से, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी सेम रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश AB के कारण जब हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो सूत्र बनेगा क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। देखो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब dv1 इस dl अल्पा AB अल्पांश के कारण तीव्रता dv1 हो गई, और CD अल्पांश के कारण तीव्रता हमने dv2 लिखना है। चलिए अब ए बी अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। 90 क्यों बना? क्योंकि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या होता है? सरकमफ्रेंस पर लंब बनाता है, लंब का काम करता है, इसलिए। बहुत अच्छा, तो साइन 90 की वैल्यू बनेगी यहाँ पे 1, तो आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है? ये दूरी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे जब आप यहाँ पे, तो ये रूट हट जाना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाना है। इसी प्रकार अल्पांश CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेम, क्योंकि अल्पांश की लंबाई सेम, दूरी सेम, तो dv2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, थीटा मतलब 90, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो dv1 आएगा वो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर आने वाला है। कैसा आने वाला है? इसके लंब बताएगा, इस तरह से, ऐसे ये परपेंडिकुलर आएगा dv1, और dv2 भी इसके परपेंडिकुलर आएगा, इस तरह से आएगा ये dv2, क्योंकि ये क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ऐसा हम राइट हैंड पाम रूल में पढ़ते हैं, दाएं हाथ की हथेली के नियम में पढ़ते हैं। और ये एंगल फाई है और ये एंगल फाई है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये बीच वाला एंगल ये भी फाई बनने वाला है और ये भी फाई बनने वाला है। अब आपको क्या करना है, dv1 और dv2 के कंपोनेंट लेने हैं, क्योंकि या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, और नहीं है तो कंपोनेंट लो। तो dv1 का एक कंपोनेंट dv1 cos फाई और इधर dv1 sin फाई, dv2 का dv2 cos फाई और dv2 sin फाई। अब देखो dv1 और dv2 का मान आपस में बराबर है, dv1 और dv2 आपस में बराबर है, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो कुल तीव्रता dv1 sin फाई और dv2 sin फाई के कारण आएगी। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चलिए बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या बनने वाली है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो हमने परिणामी तीव्रता की बात करनी है, dv1 sin फाई प्लस dv2 sin फाई प्लस dv3 sin फाई, और लेंगे अल्पांश डैश डैश डैश। अब dv1 और dv2 का मान आपस में बराबर आया था, तो आप इसको सिग्मा dv1 sin फाई लिख सकते हैं, dv1 का मान है, sin फाई का मान समकोण त्रिभुज POQ में लिख सकते हैं। अब अगर ये समकोण त्रिभुज इसमें बनाते हैं POQ, सॉरी समकोण त्रिभुज क्या बनाते हैं हम? POQ। तो देखिए POQ ये समकोण त्रिभुज, साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है? R, और कर्ण है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। यहाँ पे वैल्यू लिख दी dv1 की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई का मान लिख दिया r अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब पावर कितनी? 1/2। चलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई आर भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा अल्टीमेटली होना किसका है? डीएल का, क्योंकि ऐसे छोटे 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 अल्पांश लेके ये कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बन जाएगा, मतलब 2 पाई आर बन जाएगा, इसलिए। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे चलेंगे तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर लिखा, आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 1 पावर यहाँ पे 1/2 यहाँ पे, 1 और 1/2 को ऐड करोगे तो 3/2। सिग्मा डीएल, सिग्मा डीएल करेंगे तो 2 पाई आर आएगा, और हमने यहाँ पे 2 पाई आर लिखना है अगर,
तो देखिए ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सिग्मा डीएल को 2 पाई आर लिखा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल तो 2 बच गया। तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई आर, आर और आर का गुणा तो आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फाइनल आंसर है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वापस से 16 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन क्या बोलता है 16th वाला, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके अध्ययन के लिए की गई प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाइए। प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रखते हुए विभव के प्रभाव को समझाइए और ग्राफ बनाइए। अगला क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव वी नॉट के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। दो विभिन्न धातुओं के लिए निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचिए। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है समझते हैं। देखिए जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य, निश्चित आवृत्ति और निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करवाते हैं, जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिससे परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है या प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर है। प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाते हैं। ये प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र है। यहाँ पे निर्वातित नली हो गई, इसके अंदर उत्सर्जक पट्टिका हो गई है, ये संग्राहक पट्टिका हो गई, ये दिक परिवर्तक कुंजी हो गई, वोल्टमीटर, माइक्रोमीटर, ये रियोस्टेट हो गया जिससे धारा वोल्टता में परिवर्तन कर सकें, और ये सेल या बैटरी हो गई वी। क्लियर है। यहाँ पे सेल लगाई है हमने। समझते हैं, ये हो गई प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र। आवृत्ति को क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तीव्रता को नियत रखिए और किसका मान बताइए। तीव्रता को नियत रखते हुए प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव समझाइए। तो देखिए ये पूछा गया है आपसे कि प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बना दिया, प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रखते हुए विभव का क्या प्रभाव होता है ये समझना है। चलिए समझते हैं चीजों को। प्रारंभ में हमने क्या करना है, उत्सर्जक पट्टिका को ऋण विभव पर और संग्राहक पट्टिका को धन विभव पर रखना है। समझिए अच्छे से, उत्सर्जक पट्टिका को ऋण विभव पर और संग्राहक पट्टिका को धन विभव पर रखना है। जैसे इस पर प्रकाश विकिरण आपतित करवाते हैं, ठीक है, परावैंगनी किरणों को आपतित करवाते हैं, तो उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जो विद्युत प्रभाव क्षेत्र के प्रभाव के कारण धनात्मक संग्राहक पट्टिका की ओर गति करने लगते हैं। इस कारण परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है तथा जैसे जैसे हम संग्राहक पट्टिका के धन विभव को बढ़ाते जाते हैं प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती जाती है। लेकिन संग्राहक पट्टिका के एक निश्चित धनात्मक विभव पर जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन धनात्मक संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है, जिसको संतृप्त धारा कहते हैं। तो देखिए संग्राहक पट्टिका भी धनात्मक विभव पर है और ये I1 नियत तीव्रता पर संतृप्त धारा प्राप्त हो गई। I1 नियत तीव्रता पर हमको यहाँ पे संतृप्त धारा प्राप्त हो गई, ये संतृप्त धारा आ गई। क्लियर है क्या। अब देखिए हमने दिक परिवर्तक कुंजी की सहायता से संग्राहक पट्टिका को किया ऋण विभव पर और उत्सर्जक पट्टिका को किया धन विभव पर। और जैसे जैसे अब हम पहले ये धन पर थी, ये ऋण पर थी, अब उल्टा कर दिया, ये ऋण पर आ गई, वो धन पर आ गई। तो जैसे जैसे संग्राहक पट्टिका के ऋण विभव को बढ़ाते हैं प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से घटने लगता है तथा संग्राहक पट्टिका के एक निश्चित न्यूनतम ऋणात्मक विभव पर जब परिपथ में किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता और प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उस विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं या अंतक विभव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे संग्राहक पट्टिका को अब ऋण विभव पर रखा और जैसे जैसे ऋणात्मक विभव बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से कम हो रहा है।
एक निश्चित ऋण विभव पर जब प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो गया, इस विभव को निरोधी विभव कह रहे हैं। तो ये हमने ग्राफ बना दिया, बहुत सिंपल था ये। क्लियर हुआ? इसी का दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को बताना है और ग्राफ बताना है, किसमें? निरोधी विभव और आवृत्ति में। चलिए समझते हैं क्या कहता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। कि आइंस्टीन के नियम के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर E बराबर एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन आपतित होता है, कितना? E बराबर एच न्यू। न्यू मतलब आवृत्ति किससे ज्यादा होनी चाहिए? दहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या कहा, जब किसी धातु की सतह पर E बराबर एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन आपतित होता है तो फोटोन की ऊर्जा दो प्रकार से उपयोग की जाती है। फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्यफलन। और फोटोन की ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात हमने कहा E बराबर एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन से क्या बना यहाँ पे? कार्यफलन और गतिज ऊर्जा। तो E बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। E क्या है? एच न्यू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर किया, ट्रांसफर किया, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट इक्वल टू के मैक्सिमम, मतलब के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट को एच न्यू नॉट लिख सकते हैं। ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। लेकिन यहाँ पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, सबसे तीव्र गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है? क्यूबी। क्योंकि आपने पढ़ा है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू क्यूबी और कार्य ऊर्जा के बराबर होती है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश E और यहाँ पे V नॉट निरोधी विभव या अंतक विभव है, तो V नॉट हो गया। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट मतलब ये समीकरण हम उपयोग कर रहे हैं, इसकी जगह हम ई वी नॉट लिख रहे हैं। क्लियर है? आइंस्टीन का समीकरण प्राप्त कर लिया। आप कह रहे हैं ग्राफ और बनाइए, बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए ये हमने लिखा ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ई को अपॉन में भेज दिया, एच न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई, एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। ये समीकरण रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी के समान है, जिसमें m क्या है? यहाँ पे रेखा का स्लोप, प्रवणता, और प्रवणता क्या है? h बाय ई। मतलब ये धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रही है, क्योंकि h भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। तो कोई भी धातु हो प्रवणता समान आने वाली है। ग्राफ में देखिए ये प्रवणता समान है, दोनों की स्लोप सेम है। लेकिन अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन अलग अलग होगा, इसलिए ये इंटरसेप्ट C जो अंतःखंड काटेंगे वो अलग अलग काटेंगी। तो ये आवृत्ति हो गई यहाँ पे न्यू, और ये हो गई आपकी न्यू नॉट, या सॉरी ये न्यू न्यू डैश। ठीक है, जो न्यू है वो भी ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए, और न्यू नॉट डैश है वो भी ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए, तभी क्या होगा? यहाँ पे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा। और ये धातु A और B के लिए निरोधी विभव या अंतक विभव तथा आवृत्ति के मध्य ग्राफ है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 5 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब हो गया आरएमएस वैल्यू, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। आंसर कौन सा मान बताना है? वर्ग माध्य मूल मान बताना है, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, ये वर्ग माध्य मूल मान हो गया। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सी धारिता वाला संधारित्र जुड़ा है। इस परिपथ में उत्पन्न संधारित्र प्रतिघात एवं धारा व वोल्टता के मध्य कला संबंध ज्ञात कीजिए। परिपथ के लिए फेजर आरेख बनाइए। एक और क्या पूछा गया है कि अनुनाद किसे कहते हैं? अनुनाद की स्थिति में एलसीआर श्रेणी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। कोणीय आवृत्ति ओमेगा के साथ धारा परिवर्तन का आलेख खींचिए। चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ये लिख रहा है, आरएमएस वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान आई नॉट बाय रूट टू। अब देखिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे तो रूट टू की वैल्यू लिख देंगे 0.707 ऑफ आई नॉट, ये आरएमएस मान हो गया। अब आपको दूसरा क्या करना है? एक संधारित्र का चित्र बनाना है, संधारित्र प्रतिघात ज्ञात करना है। चलिए इसको डील करते हैं एक एक करके, समझते हैं चीजों को। यहाँ पे हम समझ रहे हैं, माने एक संधारित्र जिसकी धारिता C है प्रत्यावर्ती परिपथ से जोड़ा गया है। तो जैसे प्रत्यावर्ती परिपथ से जोड़ेंगे तो संधारित्र के सिरों पर क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा, और वो कितना हो गया? VC। VC विभवांतर उत्पन्न हुआ तो संधारित्र के सिरों पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिखने वाले हैं हम? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
तो संधारित्र में आवेश कितना आएगा इस बोल्टता को आरोपित करने पर, Q इक्वल टू CV, V का मान यहां से पुट कर दिए, Q इक्वल टू CV नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब भी आप किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो वो एक साथ आवेशित नहीं होता है, धीरे धीरे आवेशित होता है। तो धारा क्या होगी, I इक्वल टू DQ बाई डी टी परिपथ की, I इक्वल टू DQ बाई डी टी, यहां से Q का मान रख के अवकलन कर दो तो I इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q, Q मतलब CV नॉट साइन ओमेगा टी। CV नॉट कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का होता है, साइन का होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से इंटू ओमेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो I इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, थर्ड रेशो में भेज दिया। और कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को कॉस को लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो हमने लिखा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, समीकरण नंबर 3। इतना क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे मूव करते हैं। आगे ऐसा कहा गया है कि परिपथ में धारा का मान जो है हमको अधिकतम करना है। धारा का मान अधिकतम होने के लिए, परिपथ में धारा का मान अधिकतम होने के लिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का मान 1 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसका मान 1 रखते हैं, इसका मान क्या रख देंगे 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी। तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी। लेकिन धारा होती क्या है, धारा होती है वोल्टता बटे प्रतिरोध, वोल्टता बटे प्रतिरोध। तो यहाँ पे प्रतिरोध ना कह के उसको संधारित्य प्रतिघात कहते हैं। तो XC को बोलते हैं संधारित्य प्रतिघात, और XC का मान 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। तो समीकरण नंबर 3 में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, XC। तो V नॉट बाय एक्सी, और V नॉट बाय एक्सी को लिखेंगे I नॉट, तो ये बन गया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आगे कहा गया है कि जो शुद्ध संधारित्र वाला परिपथ है उसमें वोल्टता का समीकरण आता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का आता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो वोल्टता और धारा के मध्य जो कला कोण है वो पाई बाई 2 है। मतलब हम कह सकते हैं कि धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कोण आगे है। धारा वोल्टता से कितने कोण आगे है, पाई बाई 2 कोण आगे है। मतलब इस परिपथ को अग्रगामी परिपथ कहते हैं। फेजर आरेख बनाते हैं, ये इस तरह का फेजर आरेख बनने वाला है इसमें। तो देखिए वोल्टता का समीकरण V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा पाई बाई 2 कोण आगे है, तो धारा आगे से बनेगी इस तरह से, ये आगे से बन जाएगी यहां से, ठीक है। और इसका हमने ले लिया प्रोजेक्शन। तो देखिए ये वोल्टता और धारा में कोण है 90 डिग्री, और यहाँ पे आ गया ओमेगा टी। इस तरह का आपका इसका आरेख बनाना है। क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे मूव करते हैं। अब कह रहे थे अनुनाद को बताइए, अनुनाद क्या होता है और अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करना है। तो अनुनाद हम कहेंगे RLC श्रेणी परिपथ में संधारित्य प्रतिघात जब प्रेरकत्व प्रतिघात के बराबर होता है। RLC श्रेणी परिपथ में संधारित्य प्रतिघात प्रेरक प्रतिघात के बराबर होता है, तब इसे अनुनाद की अवस्था कहते हैं। मतलब अनुनाद की स्थिति कब आएगी, जब XL बराबर XC हो जाएगा। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है, XL बराबर XC। XL होता है ओमेगा नॉट L और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ओमेगा नॉट स्क्वायर LC बराबर 1, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC। ओमेगा नॉट की वैल्यू चाहिए तो इस पर रूट लग जाएगा, रूट 1 अपॉन LC, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा नॉट को 2 पाई न्यू नॉट, और 1 का रूट 1 अपॉन रूट LC। 2 पाई को अपॉन में भेज दिए तो न्यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। ये हमने इसका ग्राफ मतलब सॉरी हमने क्या किया, इसकी अनुनादी आवृत्ति का कैलकुलेशन कर लिया। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए जब भी ग्राफ बनाने जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये अनुनादी आवृत्ति है ओमेगा नॉट, यहाँ पे सबसे धारा अधिकतम होगी क्योंकि अनुनाद की अवस्था में क्या होता है, XL बराबर XC होता है, और XL बराबर XC होता है तो Z का मान न्यूनतम होता है, और न्यूनतम किसके बराबर आएगा, R के बराबर आएगा। तो यहाँ पे धारा अधिकतम I मैक्स, और यहाँ पर दो अर्ध शक्ति बिंदु होते हैं, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो ये अर्ध हाफ पावर पॉइंट हो गए, हाफ अर्ध शक्ति बिंदु I बराबर I मैक्स बाय रूट 2। तो इस ग्राफ से हम क्या कह सकते हैं कि इस ग्राफ से ये स्पष्ट होता है कि अनुनाद की अवस्था में XL बराबर XC है, प्रतिघात जो है सॉरी इसको हम बोलते हैं Z को क्या बोलते हैं, देखो 3 टर्म होते हैं, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिघात, और एक होता है प्रतिबाधा। तो Z को हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, प्रतिबाधा। सेम इसकी यूनिट भी ओम होगी। धारा का मान अधिकतम आएगा, मैक्सिमम आएगा सर्किट में, और जो क्या आएगा V बाय R के बराबर आएगा। अच्छा जब अनुनाद की स्थिति आएगी तो फेज एंगल भी कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स थे जो इसके बारे में लिखने थे।
चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये लास्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। कह रहे हैं विचलन कोण किसे कहते हैं? कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के प्रकाश किरण से गुजरने का चित्र बनाइए। प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए न्यूनतम विचलन डीएम बराबर n21 - 1 होता है। ओके, यहाँ पे जहाँ n21 प्रिज्म का अपवर्तनांक एवं प्रिज्म कोण है। दूसरा क्वेश्चन, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख बनाकर इसके आवर्धन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये दोनों डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्या है? विचलन कोण। तो देखिए ये हमने एक प्रिज्म लिया, एबीसी एक प्रिज्म है, ये आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, निर्गत किरण हो गई। तो निर्गत किरण जो है, जब निर्गत प्रकाश की किरण प्रिज्म से निर्गत प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश किरण की दिशा से जितना कोण बनाती है उसको हम इसका प्रिज्म का क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो ये आपका विचलन कोण हो गया यहाँ पे डेल्टा। तो क्या कहा गया है? जब निर्गत प्रकाश की किरण आपतित किरण की दिशा से जो कोण बनाती है उसे विचलन कोण कहते हैं। ये प्रिज्म में विचलन कोण आ गया। अब आपको डेरिवेशन करना है प्रिज्म के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम प्रिज्म के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे ये आपको प्रूफ करके बताना है और ये हमने इसका डायग्राम बनाया। एक बार डायग्राम को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। देखिए ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण यहाँ पे क्या है? ए। ठीक है, प्रिज्म कोण हो गया ए। पी क्यू एक आपतित प्रकाश किरण है और क्यू आर अपवर्तित प्रकाश किरण है और आर एस आपकी निर्गत प्रकाश किरण है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है? ये है निर्गत किरण है। ये क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमने आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाने पर ये विचलन कोण आ गया डेल्टा। इन दोनों में जो कोण बनेगा वो हो जाएगा R1, अपवर्तन कोण R1 और ये R2। ये क्लियर है क्या? चलिए, तो अब अगर ये I है तो ये पूरा कोण भी आपका क्या बनने वाला है? I। तो ऊपर वाला कोण ये पूरा I बनेगा। देखिए ये लाइन ऐसे गई और ये वाली लाइन ऐसे गई तो ये पूरा I बनेगा। नीचे वाला R1 है तो ऊपर वाला बनेगा I - R1। ये E है तो देखिए ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है तो ये पूरा भी E बनना चाहिए। नीचे वाला R2 है तो ऊपर वाला E - R2 रह जाना चाहिए। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी यूज आने वाला है इसका। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। तो हमने एक यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज लिया ए क्यू एन आर। कौन सा ले रहे हैं? ए क्यू एन आर। एक समलंब चतुर्भुज ले रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर ये ले रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस एंगल एन आर ए प्लस एंगल आर ए क्यू बराबर 360 डिग्री। चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे चतुर्भुज ए क्यू एन आर में ए क्यू एन आर एन आर ए प्लस आर ए क्यू बराबर 360। अब देखिए ए क्यू एन, ये ए क्यू एन में ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। ये 90 है तो ये 90 लिखा। एंगल क्यू एन आर, यहाँ आपका एंगल अभी पता नहीं है, प्लस एंगल एन आर ए ये भी 90 डिग्री है। एन आर ए क्यू ये ए है। 90 प्लस क्यू एन आर प्लस 90 प्लस ए इक्वल टू 360। 90 और 90 ऐड करके 180 हो जाएगा और ए 180 इधर ले जाएंगे तो 360 माइनस 180 तो 180 बचेगा। क्यू एन आर प्लस ए। दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? क्यू एन आर। देखिए ये क्यू एन आर, ये वाला क्यू एन आर। ये समझ आया क्या? चलिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो एंगल क्यू एन आर प्लस एंगल एन आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू एन इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्यू एन आर प्लस एन आर क्यू R2 है तो इसको लिखा R2। आर क्यू एन ये है R1 तो इसको लिखा R1 इक्वल टू 180। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना कर दी। जैसे आप यहाँ पे तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? बहुत बढ़िया।
तुलना करते हैं तो क्या मिलने वाला है, तो देखिए समीकरण एक और दो, एक क्या है क्यू एन आर प्लस ए, ये भी 180 है, बराबर क्यू एन आर प्लस आर वन प्लस आर टू। इसका मतलब है ए बराबर आर वन प्लस आर टू आ गया समीकरण नंबर 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आगे लिखने के लिए हमने एक और ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल, एम क्यू आर, ये वाला एम क्यू आर, ये थोड़ा सा ये वाला ट्राइंगल लिया। तो इसमें बहिष्कोण जो है दो विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये बन रहा है आपका बाहर वाला कोण, ये बन रहा है आपका कौन सा एम क्यू आर, कौन सा ले रहे हैं एम क्यू आर, ये वाला। बहिष्कोण क्या है डीएमआर, एंगल डीएमआर इक्वल टू अंतः कोण एम क्यू आर प्लस एम आर क्यू, दोनों में ले लिया, एम क्यू आर प्लस क्यू आर एम, ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखिए आपको पहले ही बताया ये आई है तो ऊपर वाला बनेगा आई माइनस आर वन और ये बनेगा ई माइनस आर टू, ये लिख दिया। डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस कॉमन लिया तो आर वन प्लस आर टू, यहाँ से आर वन प्लस आर टू को लिख सकते हैं ए। ये हमने यहाँ पे डेल्टा लिखा है, और डेल्टा तो हमने कहा कि न्यूनतम विचलन की जब स्थिति आएगी प्रिज्म में, तो न्यूनतम विचलन की अवस्था में हम क्या कह सकते हैं कि आपतन कोण निर्गत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। जो ये बेस लाइन है अपवर्तित प्रकाश किरण है वो आधार के ठीक समांतर हो जाएगी, तो आई इक्वल टू ई, आर वन बराबर आर टू बराबर आर और डेल्टा डीएम के बराबर आ जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को देखिए, ये वाली इक्वेशन को देखिए ठीक से, डेल्टा को डीएम लिखना है, डेल्टा को डीएम लिखा, आई ई को भी आई लिखा माइनस ए, तो इस ए को इधर लिया ए प्लस डीएम, आई और आई टू आई, तो आई बन गया ए प्लस डीएम बाई टू। इस इक्वेशन को देखें आर वन आर टू बराबर आर के, तो ए बराबर आर प्लस आर टू आर इक्वल टू ए, तो आर की वैल्यू ए बाई टू। यदि प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक n21 आपको दिया गया है तो स्नेल का नियम क्या कहता है, बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमने स्नेल के नियम से लिख दिया साइन आई अपॉन साइन आर। आई का मान क्या है ए प्लस डीएम बाई टू, आर का मान क्या है ए बाई टू, ये लिख दिया। चलिए अब लेकिन हमको प्रूफ तो कुछ और करना था, तो पतले प्रिज्म के लिए बात करें तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है किसके, थीटा के। तो साइन थीटा को थीटा लिख देना है, मतलब साइन ए प्लस डीएम बाई टू को ए प्लस डीएम बाई टू, ए बाई टू, टू से टू गया, इसके इधर मल्टीप्लाई कीजिए एन टू वन इंटू ए इक्वल टू ए प्लस डीएम। ए को इधर पक्षांतर करेंगे तो डीएम इक्वल टू एन टू वन माइनस ए कॉमन ले लिया तो डीएम बराबर एन टू वन माइनस वन इंटू ए। ये प्रिज्म के पदार्थ का हमने न्यूनतम विचलन ज्ञात किया है, ये हमको प्रूफ करके बताना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहे थे लेंस की क्षमता बतलाइए, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो हम समझेंगे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, मतलब P बराबर 1/f, यूनिट 1/f 1 मीटर, मीटर इनवर्स और डायोप्टर। अब कह रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाइए, तो हम बनाते हैं यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। थोड़ा समझिए क्या है, पहले हम यहाँ पे रफली एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये अभिदर्शक लेंस हो गया, ये आपका हो गया नेत्रिका लेंस, इस तरह से ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां पर आपको क्या करना है, इस तरह से अभिदर्शक लेंस के सम्मुख फोकस से थोड़ा सा आगे एक छोटी सी वस्तु रखेंगे, ठीक है, कैसी रखेंगे, बिंदु आकार की, बहुत छोटी। इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और लेंस पर आपतित होगी, नेत्रिका लेंस पर। एक अभिदर्शक लेंस से जाएगी प्रकाश किरण, और जो एक मिनट थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये इस तरह से जाने वाली है प्रकाश किरण, और जो ये इसके फोकस से जाएगी इस तरह से, यहाँ पर इस ए बी का यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बी, ये वस्तु है, इसका ए डैश बी डैश पर एक इन्वर्टेड, कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहां से हमने इसको पीछे बढ़ा दिया इस तरह से, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो वस्तु को देख रहा है। अभी मैं दूसरा डायग्राम भी इसको आपको दिखवा दूंगा। चलिए यहां से हमने लाइट रे को ऐसे बढ़ाया है, इस तरह से इनको पीछे की तरफ बढ़ा लिया इस तरह से। यहाँ पर वस्तु का वास्तविक कैसा बनेगा, इस नेत्रिका लेंस के सापेक्ष ए डबल डैश बी डबल डैश कैसे बनेगा, ये तो रियल इन्वर्टेड बना था, ये वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा, इसको हम लिखने वाले हैं यहाँ पे बीटा, ये ओ, ये ई,
ये वस्तु रखी है अभिदर्शक लेंस से, तो यू नॉट, और ये इसकी इमेज बन रही है तो वी नॉट। यहाँ पे लिखने वाले हैं हम यूई, क्योंकि ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है, और ये लिखने वाले हैं डी, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही है। आपको कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे क्या, इस लेंस के लिए आवर्धन क्षमता एम। एम का सूत्र क्या होता है? एम का सूत्र होता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपस्थिति में नेत्र पर निर्मित कोण और बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना सूक्ष्मदर्शी के नेत्र पर निर्मित कोण। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की उपस्थिति में नेत्र पर निर्मित कोण होगा tan बीटा, और इसकी अनुपस्थिति में नेत्र पर निर्मित कोण होगा अल्फा। इस तरह से हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा। क्लियर है? लेकिन कहाँ देखना है आपको? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो, डी पर रखी हो, ये वस्तु हो गई एच नॉट। तो यहां से हम लिखने वाले हैं tan अल्फा का मान, और tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार एच नॉट बाय डी। तो इसको हम लिखने वाले हैं एच नॉट बाय डी। tan बीटा का मान हम रखने वाले हैं, तो tan बीटा, सॉरी, हम लिखने वाले हैं tan बीटा सूक्ष्मदर्शी की उपस्थिति में। तो देखिए tan बीटा ये बन रहा है लंब ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश का मतलब ये हो गया तुम्हारा एच नॉट, तो इसको एच आई बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए इसको? एच आई, लंब एच आई बटे आधार यूई, ये यूई हो गया। इसका मान हम डालते हैं यहाँ पे m की जगह, और m की जगह ये मान डालेंगे तो ये बनने वाला है m बराबर tan बीटा बनेगा एच आई अपॉन यूई होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा बनने वाला है एच नॉट बाय डी। तो इसको हम थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं, यही सब हमने इसमें बनाया हुआ है। ये आपका डायग्राम बना है, ये अभिदर्शक लेंस हो गया, नेत्र का लेंस हो गया, ठीक है। ये एच नॉट, ये डी, ये एच नॉट हो गया, ये डी हो गया, ये एच आई। थोड़ा सा और जूम करके बता देंगे तो देखिए इस तरह का ये डायग्राम आपका बना हुआ है। ये एच आई हो गया, ये यूई है, वी नॉट है, यू नॉट है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इसके लेंस की आवर्धन क्षमता की, और लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए आपने क्या पढ़ा था? चलिए बात करिए। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र, सूक्ष्मदर्शी की उपस्थिति में नेत्र पर निर्मित कोण, और सूत्र की सूक्ष्मदर्शी की अनुपस्थिति में नेत्र पर निर्मित कोण। तो हम इनकी बात कर लेते हैं। हमने ये कैलकुलेट किया, tan अल्फा और tan बीटा, एच आई अपॉन यूई एच नॉट बाय डी, ये ऊपर जाएगा तो डी बाय एच नॉट, एच आई बाय एच नॉट, देखिए एच आई बाय एच नॉट डी बाय यूई। अब देखिए एच आई बाय एच नॉट, एच आई बाय एच नॉट का होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसी को आप क्या लिख सकते हो? वी बाय यू। क्या लिख सकते हो? वी बाय यू। तो ये किसके लिए बात है? ये बात है हमारी अभिदर्शक के लिए। ये जो बात है हमारी वो किसके लिए है? ये है हमारी अभिदर्शक के लिए। और अभिदर्शक के लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? वी नॉट यू नॉट। तो हमने इसकी जगह लिखना है वी नॉट, और इसकी जगह लिखना है यू नॉट, क्योंकि आपने आवर्धन क्षमता पढ़ी है ना, ये एच आई बाय एच नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट। तो देखिए हमने इसको लिख दिया वी नॉट बाय यू नॉट डी बाई यूई, साइन कन्वेंशन लगाते हैं चिन्ह परिपाटी। तो देखिए ये लेंस है, इससे इधर मेजर कर रहे हैं तो यू नॉट आना चाहिए नेगेटिव, और ये वी नॉट आना चाहिए पॉजिटिव। डी इधर ही मेजर कर रहे हैं, इस लेंस से प्रकाश ऐसे आ रहा है इस दिशा में, तो इसके अपोजिट मेजर करने जा रहे हैं तो माइनस का डी आएगा, इधर ही मेजर करेंगे माइनस का यू आएगा, माइनस से माइनस कट गया, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यूई। तो ये हमारा जो लेक्चर था, इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।